3-4 दिन हो गए कुछ. So today we are going to start with something new. Okay, political science. ये जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, जो आज तुम लोगों को इंटरेस्ट लेनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक अंडररेटेड सब्जेक्ट माना जाता है. ठीक है, बट आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आज के तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्क्स. ओके, so what do we have today to study? We have 10th standard political science lecture number 1, working of the constitution. This is chapter number 1 from the political science itself. We have introduction and we are going to study about democracy. We are going to study about 4 points in the democratic part: political maturity, right to vote, decentralization of democracy, right to information. Okay, so this will be quite a moderate type of lecture. ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा. So this is Bhaskar welcoming you to your own class. One more lecture from the same. We have political science for you. Okay, enough of introduction. We just want to start it very quickly. कि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आज फटाफट कंप्लीट करेंगे. ये जो टॉपिक है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी क्रिटिकल टॉपिक. तुम लोग को इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है. तुम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए. आफ्टर यू कम्प्लीट योर स्कूल, आफ्टर यू कम्प्लीट योर हायर स्कूल लाइक 11th-12th कम्प्लीट करते हो, देन बुक रीडिंग की हैबिट तुम लोग के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जनरेट होती है. जिसके अंदर जनरेट होती है वो लोग के लिए भी, जो जनरेट नहीं कर पाते हैं रीडिंग हैबिट्स, उन लोग के लिए भी मैं बोल रहा हूँ. एक बार अपनी लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की बुक आती है, बहुत सारे ऑथर्स ने लिखा है, एक बार उसको पढ़ो. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज framed by Dr. Baba Saheb Ambedkar and it was made cut short and made in turned into a summary. छोटा सा एक पेज में कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम लोग हर एक बुक में पढ़ते हैं, जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल. प्रियम्बल पता है ना तुम लोग को? ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके, ये होता है प्रियम्बल ऑफ इंडिया. ये बनाया गया था बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसके जो पीछे जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बनाया गया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के थ्रू. ठीक है, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन. द टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस टिल नाउ हैव हेल्प्ड अस टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द वैल्यूज एंड द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑल्सो द गवर्निंग स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and India's place in international relations. The Indian Constitution has declared its objectives to establish a secular, democratic republic. Also, it has made extremely important provisions to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected. The Indian Constitution is seen as the means through which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established. Okay. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़. देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि एक कंट्री यानी कि इंडिया, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसमें क्या बोला गया है कि एक ऐसी कंट्री है इंडिया जिसमें हम लोग बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कास्ट, बहुत सारे सब कास्ट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग रेसेस, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग रहते हैं यहाँ पर. वो सारे लोगों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इंडिया शुड रिमेन ए सेक्युलर नेशन. सेकेंड थिंग, सेक्युलर नेशन मतलब क्या कि हर एक रिलीजन का इंसान, कोई भी रिलीजन का इंसान यहाँ पर रह सकता है और हर एक रिलीजन के सब कास्ट का इंसान यहाँ पर रह सकता है, चाहे वो लोअर कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो, कोई भी मैटर नहीं करता है, कोई भी चीज़ मैटर करती नहीं है. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उन लोग की राइट्स प्रोटेक्टेड रहेगी. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है दलित लोग और ब्राह्मण लोग या जो भी है, अपर कास्ट के लोग या लोअर कास्ट के लोग, जो भी है, जो भी इंडिया में रह रहे हैं, हर एक इंसान की राइट्स प्रोटेक्टेड रहेगी जब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चीज़ बोलता है कि इक्वली, सोशली, डेमोक्रेटिकली हर एक इंसान को हमको इक्वल तरीके से देखना है और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है. हमको हर एक पर्टिकुलर फील्ड में हमको हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन करता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये भी चीज़ बोली है कि अगर हम लोग ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया, अगर तुम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली फॉलो कर लिया, अगर तुम लोगों ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी, अगर सबको डेवलप करते हुए चले गए तुम लोग,
then there will be no corruption, there will be no poverty, there will be no poorness, there will be no demerits in our country. बहुत बहुत रेयर केसेस होगा कि अगर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली फॉलो किया है और हमारे कंट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ बुरी चीज़ें होने लगी है, बट इट विल नॉट हैपन इफ वी फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली. ऑब्वियसली अगर हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, अगर हमारी कंट्री में करप्शन और पॉवर्टी बढ़ रही है, दैट मीन्स समवेयर और द अदर वी हैव नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली. सो इट इज द नीड ऑफ एन आवर दैट वी फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली एंड वी मेक श्योर दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन remains safe. Constitution में कोई भी changes नहीं कर सकता है because it is the pillar of our nation, the developmental pillar of our nation. It is very important from the point of view of the people and their rights. ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन का दूसरा भी एक पैराग्राफ है, वो भी पढ़ लेते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स on 26 January 1950 and since then the government has been working in accordance with the principles of the constitution. 1950 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया, फोर्स में आया और कंट्री के हर एक इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने काम करने पे मजबूर किया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में के दायरे में रहकर, लिमिट्स में रहकर अगर हम लोग काम करते हैं, देन वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर नॉट हार्मिंग आवर कंट्री. अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बोले हुए रास्तों पर चलेंगे, अल्टीमेटली वी आर नॉट एट ऑल हार्मिंग आवर नेशन. ठीक है, in this chapter we will take a brief overview of the wide ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in its political process and steps that have been taken to establish social justice and equality. This review will primarily focus on three things. ये चैप्टर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तीन चीजों को और पढ़ेंगे. तो उसमें से पहली चीज जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है डेमोक्रेसी. Three things we are going to study in this chapter which are very much important from the point of view of constitution. उसमें से पहली चीज है डेमोक्रेसी, दूसरी चीज है सोशल जस्टिस एंड थर्ड इज जुडिशियल सिस्टम. ओके, सो फर्स्ट इज democracy. I hope people have understood the introduction. Let us move towards the first point of this chapter which is democracy. उसमें 4 सब points है जिसका नाम है political maturity, right to vote, decentralization of democracy and right to information. Right, it's very hot outside as well as it is very hot inside. AC चालू है फिर भी इतनी गर्मी हो रही है, I don't know why. Okay. Political maturity. Democracy does not merely imply a representative structure. The essence of representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice. Once this is done, democracy becomes an integral part of the political life of the society. Accordingly, the Indian people have direct representations in the parliament, state legislature and local government. Holding free and fair elections at regular intervals is an important indicator of India's successful democracy. The increasing participation of the people in the political pressure and political process and political competition shows that Indian democracy has become successful to a great extent. Now, what does this first point says that? ज़्यादा difficult नहीं है, तुम लोग के नाम के हिसाब से मतलब political maturity मतलब क्या सर? अभी तुम लोग देखो, first point is political maturity. We are studying this point. Political maturity. I hope you people have देख सकते हो तुम लोग, मेरी shadow आ रही है उस पे, but तुम लोग को दिख रहा है I guess. तुम लोग जवाब तो दे नहीं सकते, दिख ही रहा होगा, ठीक है? So what does this first point say that कि इंडिया में we have so many states, उन बहुत सारे states के अंदर बहुत सारे districts हैं, बहुत सारे districts के अंदर बहुत सारे तालुकास हैं, बहुत सारे तालुकास के अंदर बहुत सारे blocks हैं, ठीक है? तो हर ब्लॉक का एक नगर सेवक होता है और बहुत सारे नगर सेवक मिलकर एक तालुका फॉर्म करते हैं और हर तालुका का एक somewhere around you can say that MP नहीं होता है, मेयर होता है. बहुत सारे मेयर्स बन के एक MP बनाते हैं. MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ओके, और ये बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक यू कैन से दैट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्म करते हैं, एक स्टेट फॉर्म करते हैं और उसका भी एक लीडर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ मिनिस्टर. बहुत सारे इतने सारे मिनिस्टर्स का भी एक मिनिस्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PM, नॉट
एक्चुअली पीएम, ओके, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव प्रेसिडेंट एज वेल। इतने सारे लोग हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं, हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स को चलाते हैं, इतने सारे लोग मिलकर। सी वी हैव सो मेनी लेवल्स फ्रॉम पीएम, देन वी हैव चीफ मिनिस्टर, देन वी हैव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन वी हैव नगर सेवक, मेयर, वो सब जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो सब भी है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मिलकर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को चलाते हैं। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन है इस चीज़ में। अल्टीमेटली इतने सारे लोगों का पार्टिसिपेशन जब होता है, हर रेगुलर इंटरवल पे इन सारे लोगों को चुना जाता है थ्रू यू कैन से दैट इलेक्शंस। और इन इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री तरीके से कंडक्ट करने का जो काम होता है वो हमारी कंट्री का जो इलेक्शन कमीशन है वो करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है, मार्क माय वर्ड्स दिस वेरी नाइसली, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है कि वो लोग देखे कि कंट्री में हर एक जगह पे फेयर एंड अनबायस्ड तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। उनको हर एक इंसान को वोट देने की सहूलत देनी है, फैसिलिटी देनी है। सेकेंड थिंग, उनको ये देखना है कि चीटिंग नहीं हो रही है, उनको ये देखना है कि कहीं भी इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस या मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, जिससे कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और प्रॉपर एकदम बेस्ट गवर्नमेंट चुन के आए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी की बात करते हैं तो मैच्योर होने के बाद हम लोग को वोट देना भी पड़ता है। तो राइट टू वोट भी एक हमारा एक बहुत बड़ा अधिकार यानी कि राइट है। Right to vote. The Indian Constitution has made the provisions of right to vote for adults. Adults मतलब 18 साल के ऊपर हम लोग वोट दे सकते हैं, बट हमारा वोटिंग कार्ड भी होना जरूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारे वोटिंग के राइट्स का एक कार्ड होता है, वो होना जरूरी है, उसके बिना हम लोग वोट दे नहीं सकते हैं। In the pre-independence period, several provisions existed which restricted the right to vote. इंडिपेंडेंस के पहले कुछ ऐसे भी रूल्स एंड रेगुलेशन राइट्स थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने ऐसा रूल्स बना के रखा था जिसमें हमको वोट देने का अधिकार था नहीं, स्पेशली वुमेन को तो अधिकार था ही नहीं। ऑल सच प्रोविजंस वर कैंसल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड एडल्ट्स सफरेज बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली टू बोथ मेन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स। दोनों वुमेन एंड मेन जो भी है वो लोग 21 साल के ऊपर के हो जाते हैं तो लोग वोट दे सकते हैं। ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आफ्टर इंडिपेंडेंस हर एक इंसान को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, या थर्ड कैटेगरी जिसको कोई भी बुक कवर नहीं करती है वो है ट्रांसजेंडर्स। दे आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, ठीक है। उन लोगों को भी वोट देने का उतना ही अधिकार है जितना आदमियों को है और जितना औरतों को है। The voting age was later reduced from 21 to 18, which gave opportunity of political participation to the young generation in India. फिर उसको 21 से 18 पे कर दिया गया और यंग जनरेशन को भी मौका मिलने लगा अपनी गवर्नमेंट चुनने का, ठीक है। Such provisions have made India the largest democracy in the world. India has the largest number of voters compared to any other democratic nations. This change is not only quantitative but also qualitative, as new political parties are emerging with the active support of young voters. These parties represent various expectations of people and compete in the political sphere. Now, यंग जनरेशन को वोट देने के लिए 21 ईयर्स से रिड्यूस करके उसको 18 ईयर्स पे कर दिया गया, ठीक है। 18 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो लोग अभी वोट दे सकते हैं अगर उनके पास वोटिंग कार्ड है तो, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। उसको क्यों बोला जाता है लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड? जस्ट बिकॉज इंडिया में जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोगों को अगर हम लोग गिने, जितने भी वोटर्स हैं अगर उनको गिने तो वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटिंग कंट्री निकलती है। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोटर्स है। कोई भी इलेक्शन में अगर हम लोग कोई भी इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, जो भी इलेक्शन हम लोग कंडक्ट करते हैं, उस इलेक्शन के लिए जितने नंबर ऑफ वोटर्स मिलते हैं वो किसी और कंट्री में नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये खाली क्वांटिटेटिव चेंज नहीं, ये क्वालिटेटिव चेंज भी है। जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टीज इमर्ज होकर आ रही है। जैसे अभी तुम लोग देखो, देयर आर 3 मेजर पार्टीज इन इंडिया। तुम लोग बोले सर 2 ही तो है, बीजेपी और कांग्रेस। नहीं, डोंट फॉरगेट द एजुकेटेड पार्टी ऑफ इंडिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, ठीक है। वी हैव 3 मेजर पार्टीज व्हिच आर in power today. We have many regional parties
इसमें एक शिवसेना भी है जो महाराष्ट्र की एक रीजनल पार्टी में काउंट होती है, और तृणमूल कांग्रेस है जो बंगाल में से काम करती है। वी हैव और भी पार्टीज है, ठीक है। सो इतनी सारी लोकल, नेशनल और रीजनल पार्टीज है जो इमर्ज होके आई है, और वो सारे पार्टीज एक दूसरे के साथ इलेक्शन लड़ते हैं जस्ट टू गेट इनटू पावर एंड नॉट रूल द कंट्री, टू गवर्न द कंट्री। ओके, इतना गर्मी क्यों हो रही है? सर के ऊपर है एसी, पर फिर भी सर पे बैठा है। Decentralization of democracy. Decentralization of power is central to democratic government. Decentralization controls the misuse of power and also creates opportunities for political participation for the common people. The directive principles of state policy includes the provisions for democratic decentralization. One such important provision is regarding empowering the local self-government, making genuine democratic governance a reality. After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. One such important attempt is 73rd and 74th Amendment to Indian Constitution, which gave a constitutional status to local self-governing institutions and also increased their powers. Now, what does this paragraph say? That हम लोग अभी थर्ड पैराग्राफ स्टडी कर रहे हैं, that is decentralization of power. Decentralization of power मतलब क्या? जैसे कि मैंने तुम लोग बताया था कि पूरा के पूरा पावर एक ही पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं रहता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी नाइसली, यंग जनरेशन, माय स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी नाइसली, दैट पूरा के पूरा पावर, कंट्री का पूरा के पूरा पावर, कंट्री चलाने के लिए पूरा के पूरा पावर एक ही इंसान के हाथ में या एक ही टॉप सेंट्रल पावर के हाथ में नहीं रहता है। If this is the pyramid of Indian political system, that doesn't mean that this particular point will decide. This particular point will decide what others on this pyramid will do. Okay. Decentralization of power से क्या होता है? अभी एकदम सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सी, कोई इंसान अगर समझो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, ठीक है, एंड वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, जो बंदा जो है वो बहुत अच्छा काम करता है या करता नहीं है, जो भी, उस इंसान को लोगों को वोट देना है। वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है, जो भी इंसान है, ठीक है, जो भी इंसान अगर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है, वी आर लुकिंग टू दैट पर्सन रिसाइड्स हियर इन द पिरामिड। ये पर्सन यहाँ पर रहता है, और हम लोग जो है ना, वी आर दिस लेवल, यू नो, कॉमन पीपल इधर है, कॉमन जनता जो है ना, वो बेस है इस पिरामिड की। बात याद रखो, सी द डिफरेंस। ये होता है, ये पावर है प्राइम मिनिस्टर का, ये पावर है कॉमन मैन का। सीएम मतलब कॉमन मैन, ओके, कॉमन मैन, कॉमन जनता लिख देते, चलो जनता, एकदम कॉमन लैंग्वेज में कॉमन जनता, ठीक है। ये दो चीजें हैं, ठीक है, ये बेस है और ये टॉप मोस्ट पार्ट है। चलो बताओ तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने पास से ही, क्या ये पीएम तुम्हारे तक आ सकता है? द आंसर इज नो। इसके नीचे होते हैं चीफ मिनिस्टर्स, इसलिए मैंने यहाँ पर सीएम नहीं लिखा था। तुम लोग बोले सर 2 बार सीएम कैसे आता है? कुछ भी। उसके नीचे होता है मेयर या जो भी है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके नीचे होता है मेयर, और उसके नीचे होता है तुम्हारे ब्लॉक का पर्सन, दैट इज नगर सेवक। तो तुम्हारा काम कौन करेगा? नगर सेवक। तुम्हारा काम कौन कर सकता है? मेयर। तुम्हारा काम और थोड़ा सा ऊपर जाते कौन कर सकता है? एमपी, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तुम्हारे प्रॉब्लम्स को वहां तक लेके कौन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर तक। ये लोग लेके जाएंगे ना। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर द पीएम, तुमको पीएम का पोस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ये इंसान बहुत अच्छा कैंडिडेट है पीएम के पोस्ट के लिए, तो तुम लोग ये नहीं करोगे कि तुम लोग पीएम को देखकर उसी के पार्टी के लोगों को वोट दे दोगे, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे यहाँ पर समझोगी, फॉर एग्जाम्पल ये पीएम जो है कोई फलाना पार्टी, समझो कोई एक नाम देते, एक रैंडम नाम ले लेते,
प्रोग्रेसिव पार्टी। तो प्रोग्रेसिव पार्टी का कोई एक इंसान अगर यहाँ पर नगर सेवक की पोस्ट के लिए खड़ा है, ठीक है, तो तुम लोग प्रोग्रेसिव पार्टी को वोट दे दोगे अगर पीएम अच्छा लग रहा है तुम लोग को, तो हाँ, तो ये नगर सेवक जीत जाएगा। बट फिर पता चलता है कि नगर सेवक तो यहाँ पर जो नगर सेवक को वोट दिए तुम लोग ने इस पीएम को जिताने के लिए, वो तो करप्ट निकला। तो दैट इज द थिंग, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया है। यहाँ पर पूरा पावर पीएम को नहीं मिलता है, यहाँ पर पूरा पावर सीएम को नहीं मिलता है, यहाँ पर पूरा पावर एमपी को नहीं मिलता है, यहाँ पर पूरा पावर मेयर को नहीं मिलता है। तो foremost power is in the hand of common people। कि तुम लोग अपने नगर सेवक को वोट दो, नगर सेवक को चुन के तुम लोग अपने आजू बाजू के लोगों को चुनो ना, जो तुम्हारे घर पे आता है सर हमको वोट देना, ऐसा बोलने के लिए। पीएम डजंट कम टू योर हाउस। उल्टा जब पीएम तुम्हारे एरिया में आता है सब कुछ बंद कर दिया जाता है, जस्ट बिकॉज उसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है। नगर सेवक को वोट दो जो तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे लिए गटर साफ कराएगा, तुम्हारे लिए बिल्डिंग्स बनाएगा, तुम्हारे लिए फॉरेस्टेड एरियाज, गार्डन, मल्टीप्लेक्सेस डेवलपमेंट करके देगा। यू हैव टू वोट दैट पर्सन, नॉट बाय लुकिंग एट द पर्सन हु इज लाइक ऐसा तुमको पीएम के पोस्ट के लिए कोई पसंद आया और तुम लोग उसको वोट दे रहे हो। ऐसा नहीं होता है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पूरा पावर बेस में है, बेस से पावर बढ़ता जाता है और सेंट्रल लेवल पे आता है। समझ में आया? लास्ट पॉइंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, दैट इज आरटीआई 2005। Citizen empowerment is the essential condition of democracy. It is essential to create opportunities for citizens' participation and interaction with the government. Increased communication between citizens and government helps in strengthening democracy and in building a relationship of trust between them. Citizens have a right to know about functioning of the government. The government of India gave the right to information of the citizens of India to ensure the transparency and accountability which are the hallmarks of the good governance. Right to information has made the government more transparent and has reduced the elements of secrecy in the working of the government. After the year 2000, the whole approach towards democratic reforms has changed. Democratic reforms are considered as the rights of citizens according to the citizens of India. Accordingly, citizens in India have got right to information, education and food security. These rights have strengthened democracy in India. I think these 4 points are very much important. मैंने तुम लोग को पहले राइट टू वोट बताया, वोट देना बहुत ज़रूरी है और तुम लोग को एक प्रॉपर सरकार चुननी है। तुमको पॉलिटिक्स के बारे में प्रॉपर मैच्योरिटी होनी चाहिए, तुमको पता होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में और तुमको एक्चुअल में किसको वोट देना है। एंड यू शुड नो अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन। दिस 4th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या बोलता है ये 4th पॉइंट, देखो। Right to information was enforced in the year 2005 under the governance of Indian National Congress (INC). ठीक है, Indian National Congress under the Prime Ministership of Dr. Manmohan Singh, I guess तभी के प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम थे 2005 के। इन लोगों ने मिलकर क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आ गए। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है कि यू हैव ऑल द राइट्स, प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, यू हैव ऑल द राइट्स टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। ठीक है, तुम्हारे पास पूरा अधिकार है ये पूछने का गवर्नमेंट से कि तुम लोग क्या कर रहे हो हमारे वोट से जीतकर तुम लोग क्या कर रहे हो। यू आर द सर्वेंट वी हैव चूजन। ठीक है, गवर्नमेंट इज द सर्वेंट वी हैव चूजन बाय वोटिंग। तो वी कैन आस्क द गवर्नमेंट व्हाट आर यू डूइंग, वी कैन आस्क देम क्वेश्चंस एंड दे आर आंसरेबल टू अस। इफ दे आर नॉट आंसरिंग, दैट गवर्नमेंट इज अ करप्ट गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। अगर हम लोग गवर्नमेंट को सवाल करते हैं, गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है, गवर्नमेंट को पूरा दे आर वेरी हाईली आंसरेबल टू अस। बहुत ज़्यादा उन लोग के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उनको हमको जवाब देना है कि उन लोग हमारे वोट से जीते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उन लोग कर क्या रहे हैं। If the government is not answering, that means the government is doing something wrong. That the government is hiding something from us. गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट को आंसर देना भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को आंसर देना है हम जो सवाल कर रहे हैं।
If the government is not answering, that means government is doing wrong. As I told you, government के लोगों को, prime minister को especially, he should come on TV and he should give press conferences and he should, you know, express his views, express his past of work, what he has done in the country. कंट्री में कोई भी काम हो रहा है तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो, कोई भी पर्टिकुलर पार्टी हो, अगर वो रूल में है तो उनको गवर्नमेंट को जवाब देना है कि वो उनके वोट से जीते हैं, उनके टैक्स के पैसे से वो कंट्री को कैसे चला रहे हैं. एंड इफ दे आर नॉट डूइंग दैट, दैट मीन्स योर राइट टू इंफॉर्मेशन विच वॉज अपग्रेडेड, विच वॉज मेड वेरी ईजी फॉर यू 2005 में जब इसको एनफोर्स किया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को, तो इट वॉज योर राइट टू गेट इंफॉर्मेशन. अब ये तुम्हारा अधिकार है, तुमको पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि गवर्नमेंट तुम्हारे ही वोट से क्या कर रही है. पॉलिटिकल मेच्योरिटी, राइट टू वोट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे. एंड आई नो हमेशा की तरह मैं एक एक्स्ट्रा ज्ञान जो है फिलहाल तो मैं मानसून पे ही ले रहा हूँ. सो मानसून इज नॉट सो फार, वी आर जस्ट, केरला जो है वो 92 किलोमीटर्स अवे है. मानसून जो है वो केरला से 92 किलोमीटर्स अवे है एंड इट इज अप्रोचिंग वेरी स्लोली. एक्चुअली वो आज आने वाला था अकॉर्डिंग टू माई प्रेडिक्शंस, अकॉर्डिंग टू दिस क्लाइमेट प्रेडिक्शंस, बट वो और शायद डिले हो जाएगा. एंड लेट अस सी व्हेन वी गेट द गुड न्यूज़ ऑफ मानसून. लेट द मानसून कम, प्रे दैट के मानसून जब आए तो ये सब चीज़ों का इलाज लेकर आए और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए, या हम लोग उससे उसका वैक्सीन हम लोग को मिल जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लाइक बैक टू ट्रैक आ जाए और हम लोग फिर से अपनी क्लास चालू कर सकें. मैं फिर से तुम लोग को सामने फेस टू फेस पढ़ा सकूँ, तुम लोग के डाउट्स तुम लोग ऑन द स्पॉट पूछ सकूँ, ना कि व्हाट्सएप या कॉमेंट्स में, जो कि तुम लोग करते नहीं हो. ठीक है, सो आई वॉन्ट टू वाइंड अप द लेक्चर ओवर हियर. Today is Thursday, 28th of May 2020. Thank you so much.